गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसमें हम लोग चार्ज के बारे में स्टडी करेंगे। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को हम लोग क्या किए, दो टॉपिक में डिवाइड किए हैं, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होगी, चार्ज पार्टिकल क्या होगा, रेस्ट में होगा, तो उसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत स्टडी करेंगे। और अगर चार्ज पार्टिकल मोशन में होगा, क्या होगा, मोशन में, तो उसको हम लोग इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंतर्गत स्टडी करेंगे। तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत में किसके बारे में पढ़ेंगे, चार्ज के बारे में। और चार्ज क्या होगा, रेस्ट में होगा, और अगर चार्ज रेस्ट में होगा तो सिर्फ वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। जब चार्ज पार्टिकल मोशन में होगी तो इसको भी हम लोग दो टॉपिक में डिवाइड किए हैं, मैग्नेटिज्म और दूसरा टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जब चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करेगा तो उसको हम लोग मैग्नेटिज्म के अंतर्गत स्टडी करेंगे, और वो जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेगा। यानी चार्ज पार्टिकल अगर यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है। और जब चार्ज पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करता है, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या हो, कुछ एक्सेलरेशन के साथ अगर मूव करता है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और साथ ही साथ एनर्जी रेडिएट करता है। तो इसके बारे में आपको ओवरऑल कुछ पता चल गया होगा कि इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ना क्या है। तो फिर से मैं आपको बताता हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, और अगर चार्ज रेस्ट में होगा तो उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत स्टडी करते हैं, अगर चार्ज मोशन में होगी तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंतर्गत स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को भी दो भाग में डिवाइड किया, मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगर चार्ज पार्टिकल अगर यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है, और अगर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और साथ ही साथ एनर्जी रेडिएट करता है। अगर चार्ज पार्टिकल अगर सिर्फ रेस्ट में होगी तो वो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत स्टडी करेंगे, और वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसका पहले हम मीनिंग समझते हैं क्या होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है ना, वो इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक से मिलकर बना है। स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट, इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज। मतलब इस टॉपिक में हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, और चार्ज क्या होगा, रेस्ट में होगा। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, और चार्ज क्या होगा, रेस्ट में होगा। तो हम बोल सकते हैं दोज पार्ट ऑफ फिजिक्स, दोज पार्ट ऑफ फिजिक्स इन विच we study about the charge which is in rest condition. Rest condition is called electrostatics. मतलब फिजिक्स का वैसा पार्ट जिसमें वो चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, और चार्ज हमेशा क्या होगा, रेस्ट में होगा। ठीक है बच्चों। तो इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग 3 चैप्टर स्टडी करेंगे। कितना चैप्टर स्टडी करेंगे, 3। पहला इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, दूसरा चैप्टर गॉस लॉ, और तीसरा चैप्टर कैपेसिटर। तो चलिए हम लोग पहला चैप्टर शुरू करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड
पोटेंशियल। ठीक है, इस टॉपिक में सबसे पहले आया है क्या, चार्ज। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, चार्ज के बारे में स्टडी करेंगे डिटेल में कि चार्ज है क्या, कैसे प्रोड्यूस होता है, क्या क्या इसका प्रॉपर्टी है, ये सब चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चार्ज के बारे में कुछ लिख लेते हैं। चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल विच प्रोड्यूस एंड एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। मतलब चार्ज जो है किसी मटेरियल का, किसी बॉडी का प्रॉपर्टी होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस या फिर क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चार्ज ऑन एनी बॉडी। मतलब इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होता है जिसके वजह से किसी बॉडी पर क्या होता है, चार्ज। यानी इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने की वजह से ही किसी बॉडी में क्या होती है, चार्ज होती है। तो हम लोग इसको समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन की वजह से ही क्यों आपका क्या होता है, किसी बॉडी में चार्ज डेवलप होता है। चलिए बच्चों, तो हम लोग समझते हैं कि किसी बॉडी पर अगर चार्ज है तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन ही क्यों रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इसका मतलब ये हुआ जितनी प्रोटॉन होगा उतना ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा। ठीक है, अब हम उस एटम को हम लोग चाहते हैं या तो पॉजिटिव चार्ज बनाना या फिर नेगेटिव चार्ज। तो हम लोग इसको समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं एल्युमिनियम का एटम। ठीक है, तो एल्युमिनियम का एटम लिए हैं तो उसमें प्रोटॉन का जो संख्या हो जाएगा वो 13 हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन की जो संख्या हो जाएगा वो भी आपका क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। क्योंकि एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 13 होता है। अगर आप इसको इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ठीक है, तो आप इसको देखिए, फर्स्ट ऑर्बिट में क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा। फिर सेकेंड ऑर्बिट में जो होगा वो 8 इलेक्ट्रॉन्स होगी, 5, 6, 7, 8 और आउटर ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम लोग चाहते हैं इस एटम को निगेटिव चार्ज बनाना, मतलब इस पर निगेटिव चार्ज डेवलप करना चाहते हैं। तो इस पर निगेटिव चार्ज डेवलप करना चाहते हैं, हमने माना, तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन की संख्या को ज्यादा होना पड़ेगा प्रोटॉन की संख्या से। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा करने के लिए हम लोग के पास 2 रास्ता है। या तो बाहर से इलेक्ट्रॉन दे दो, प्रोटॉन को फिक्स रखो, क्या करो, प्रोटॉन को फिक्स कर रखो और बाहर से इलेक्ट्रॉन इसमें दे दो। तो उस केस में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो जाएगा तो ये जो एटम हो जाएगा वो निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेगा तो जितने से ज्यादा रहेगा इलेक्ट्रॉन इस पर, उतना इस एटम पर क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। और अगर और हम लोग के पास व्यवस्था है कि इसको फिक्स रखो और इसको कम करो, उस केस में भी इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो जाएगा प्रोटॉन से। लेकिन ये प्रोटॉन जो होता है वो न्यूक्लियस में होता है, और जब न्यूक्लियस में होता है तो वो हाईली स्टेबल होता है। और जब हाईली स्टेबल होगा तो उस प्रोटॉन को आप न निकाल सकते हो और न बाहर से पकड़ के हम लोग न्यूक्लियस में प्रोटॉन डाल सकते हैं। तो इस केस में प्रोटॉन जो होगा, मतलब हम लोग कह सकते हैं प्रोटॉन की संख्या को ना आप घटा सकते हैं न बढ़ा सकते। किसी भी एटम में न प्रोटॉन की संख्या को न बढ़ा सकते हो न घटा सकते हो। फिर भी हम लोग यहाँ पर चाहते कि नहीं, निगेटिव चार्ज डेवलप करना है। तो उस केस में हम लोग के पास एक ही ऑप्शन बचा कि बाहर से इलेक्ट्रॉन इसमें क्या कर दो, डाल दो, जो प्रैक्टिकली संभव है। या फिर आप अगर इस एटम में पॉजिटिव चार्ज डेवलप करना चाहते हैं तो उस केस में फिर ये तो फिक्स है, उस केस में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो माइनस कर लेंगे तो इलेक्ट्रॉन अगर कम हो जाएगा, प्रोटॉन ज्यादा हो जाएगा, तो उस केस में इस एटम में प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो जाएगी।
और जब प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो जाएगा तो एटम जो होगा उस पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो हम लोग बच्चों यहाँ पर देखे कि किसी एटम में अगर पॉजिटिव चार्ज या फिर निगेटिव चार्ज डेवलप करना चाहते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, प्रोटॉन का नहीं होता। प्रोटॉन हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है। अगर आप निगेटिव चार्ज डेवलप करना चाहते हो तो बाहर से पकड़ के इलेक्ट्रॉन डाल दीजिए, और अगर आप पॉजिटिव चार्ज डेवलप करना चाहते हैं तो इसमें से इलेक्ट्रॉन को क्या कर लीजिए, निकाल दीजिए। यानी किसी बॉडी में अगर चार्ज डेवलप करना चाहते हैं तो उसके लिए ट्रांसफर होता है, कौन, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। नेगेटिव चार्ज के लिए बाहर से डाल दीजिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाल दीजिए। ठीक है, तो हम समझते हैं कि आप लोग के समझ में आया होगा कि किसी बॉडी पर अगर चार्ज होता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अब हम लोग बच्चे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ चार्ज। टाइप्स ऑफ चार्ज। तो पहला पॉजिटिव चार्ज, पहला क्या, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज किसी बॉडी में है तो उसमें क्या होगा कि प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से क्या होगा, ज्यादा होगा। अभी देखें, और जब निगेटिव चार्ज की बात करते हैं, निगेटिव चार्ज की बात करते हैं तो उसमें आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और अगर बॉडी न्यूट्रल है, टाइप्स ऑफ चार्ज में नहीं आएगा, लेकिन अगर आपको कहा जाएगा क्या कि न्यूट्रल बॉडी है तो न्यूट्रल बॉडी में आपका प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा, बराबर होगी। समझ रहे हैं आप लोग। उसके बाद आप लोग हेडिंग देंगे यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ चार्ज। यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ चार्ज। तो चार्ज का एसआई यूनिट जो होता है वो कूलम होता है। एसआई यूनिट चार्ज का क्या होता है, कूलम होता है। और सीजीएस यूनिट जो होता है, सीजीएस यूनिट वो जो होता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इसको शॉर्ट में बोलते हैं ESU, या फिर हम इसको स्टैट कूलम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टैट कूलम। अनदर यूनिट भी एक होता है, हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं अनदर यूनिट ऑफ चार्ज इज EMU। इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। 1 कूलम इज इक्वल टू होता है 3 × 10⁹ ES। ठीक है बच्चों, और 1 EMU इज इक्वल टू होता है 3 × 10⁻10 ESU। ठीक है, तो अगर आप इसको चाहे तो लिख सकते हैं 10 कूलम, क्योंकि 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ है, तो 1 EMU इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 10 कूलम। डायमेंशन अगर लिखना चाहते हैं चार्ज का, तो डायमेंशन ऑफ चार्ज जो हो जाएगा इज 80 या फिर 80। हम लोग पढ़े हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो डायमेंशन का विशेष चर्चा नहीं करेंगे, आप 11 में पढ़े होंगे। तो यहाँ पर चार्ज का जो डायमेंशन होगा वो 80 होगा या फिर क्या होगा, 80। आपको हेडिंग देंगे इलेक्ट्रिकल स्ट्रक्चर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल। तो हम लोग जानते हैं कि फंडामेंटल पार्टिकल 3 ही होता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले प्रोटॉन के बारे में जानेंगे कि प्रोटॉन
को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कितना चार्ज होता है और कितना मास होता है, ये सब जानना चाहेंगे यहाँ पर। तो इस पर एब्सोल्यूट चार्ज जो होता है, एब्सोल्यूट चार्ज किसका, प्रोटॉन का जो होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, और इसको हम लिखेंगे प्लस ई या फिर सिंपल ई भी लिखते हैं, यानी ई को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इसका मतलब प्रोटॉन का जो चार्ज होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स चार्ज बोलते हैं। और एब्सोल्यूट मास जो होता है, एब्सोल्यूट मास वो होता है आपका 1.6724 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 27 kg। ये डाटा थोड़ा सा वेरी भी करता है, अलग अलग किताब में ये 24 है ना, कोई में आपको 27 में मिल जाएगा, तो उससे आप परेशान नहीं होंगे, ठीक है। रिलेटिव चार्ज जो होता है वो कितना होता है, पहले समझेंगे कि रिलेटिव चार्ज क्या है। तो रिलेटिव, जब भी रिलेटिव टर्म यूज करते हैं, रिलेटिव चार्ज, रिलेटिव मास, रिलेटिव डेंसिटी निकालते हैं, तो सेम फिजिकल क्वांटिटी से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो हम लोग प्रोटॉन का चाहते हैं, तो यहाँ पर जब प्रोटॉन हो या फिर इलेक्ट्रॉन या फिर न्यूट्रॉन हो, किसी का भी अगर रिलेटिव निकालोगे तो हमेशा प्रोटॉन से ही डिवाइड करोगे। अगर रिलेटिव चार्ज निकालोगे तो प्रोटॉन के चार्ज से डिवाइड करना पड़ेगा, या और अगर रिलेटिव मास निकालोगे तो प्रोटॉन के ही मास से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो अभी बता रहे हैं, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएंगे। तो किसका चाहते हैं हम लोग, रिलेटिव चार्ज प्रोटॉन का। तो प्रोटॉन का चार्ज कितना है जी, प्लस से। रिलेटिव अभी बात बोले, किसी का भी रिलेटिव निकालते तो प्रोटॉन से डिवाइड करते थे, खुद प्रोटॉन है ही, अब प्रोटॉन से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसी तरीका से आप रिलेटिव मास निकालोगे, किसका, प्रोटॉन का, तो रिलेटिव मास जो हो जाएगा, ये मास ऑफ प्रोटॉन बाय क्या हो जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि प्रोटॉन से डिवाइड करना है, 1 हो जाए। इसको डिनोट कैसे करेंगे, तो डिनोट हम लोग करते हैं, ये हो जाएगा P, यहाँ पर रिलेटिव चार्ज और यहाँ पर रिलेटिव मास। जैसे एलिमेंट में हम लोग बात करते हैं, जैसे कोई एलिमेंट है, ये Z है और A है, तो ये जो होता है वो रिलेटिव मास को रिप्रेजेंट करता है, रिलेटिव मास, जिसको हम लोग मास नंबर भी बोलते हैं, मास नंबर, ठीक है। और Z जो होता है वो होता है क्या, रिलेटिव चार्ज। यहाँ पर कहते हैं रिलेटिव चार्ज, रिलेटिव चार्ज या फिर इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। तो इसको नोट कर लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। अब लिखना चाहते हैं इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो होता है -1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19। जितना प्रोटॉन पर चार्ज होती है उतना ही इलेक्ट्रॉन पर होता है। आप जानते भी हैं, एक पर पॉजिटिव चार्ज तो दूसरे पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। तो ये हो जाएगा आपका -E। और अगर इसकी मास की बात करूँ तो होता है 9.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस आपका 31 kg। और अगर आप रिलेटिव चार्ज और रिलेटिव मास निकालोगे तो यहाँ पर समझ में आ जाएगा कैसे लिखना है। तो रिलेटिव चार्ज लिखोगे तो क्या लिखोगे बताओ, इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस से किससे डिवाइड करना, प्रोटॉन से, तो +1 तो हो गया -1, ठीक है। रिलेटिव मास लिखना है इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन का मास हो गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख लो और बाय मास ऑफ प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन का हो गया 9.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 31, अब बाय इसका हो जाएगा कितना 1.6724 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 27 kg। तो ये कटकर हो जाएगा 1/1836। इसको हम लोग कभी इसको डिवाइड करके हम चेक नहीं किए, लेकिन ये होता है कितना 1/1836, ठीक है। और ये जो हो जाएगा लगभग 0 के
बराबर हो जाएगा। तो इसको डिनोट कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पर E हो गया, रिलेटिव चार्ज आपका -1 हो गया और रिलेटिव मास आपका 0। तो इलेक्ट्रॉन को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। सिमिलरली अब हम लोग करें किसको, प्रोटॉन को, प्रोटॉन का नहीं न्यूट्रॉन को, ठीक है। तो थर्ड हो गया आपका न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन पर तो कोई चार्ज ही नहीं होता बच्चों, इसका एब्सोल्यूट चार्ज क्या हो गया, 0। इसकी मास की बात करो तो 1.6747 इंटू 10 टू द पावर -27 ये होता है, ठीक है। अब रिलेटिव चार्ज लिखोगे तो रिलेटिव चार्ज हो जाएगा और 0 बाय क्या हो जाएगा, प्लस, तो क्या हो जाएगा 0। रिलेटिव मास लिखोगे तो मास ऑफ न्यूट्रॉन बाय मास ऑफ प्रोटॉन, तो 1.6747 इंटू 10 टू द पावर -27 kg और ये हो जाएगा 1.6724 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। ये लगभग दोनों सेम वैल्यू है, थोड़ा सा ज्यादा है प्रोटॉन का लेकिन वैल्यू लगभग सेम है। इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा 1। इसको डिनोट कैसे करोगे, ये हो जाएगा न्यूट्रॉन, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1। तो ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट